ओके दोस्तों, अब हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो डिफाइन करेंगे। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं अपनी जगहों पर, ठीक है। उसके मोशन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। दैट्स व्हाई सॉलिड हैव अ फिक्स शेप। बट फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो हम जानते हैं वो पागलों की तरह रैंडम मोशन में है और उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस का तो वो भी नहीं होता है। तो हर मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स मोशन ट्राई करता है वो जितनी ज्यादा जगह है वो ऑक्युपाई कर पाए, ठीक है। सो अगर मान लो मैं इस फ्लूइड के अंदर, ये वाला मेरा फ्लूइड है, लिक्विड है मेरे पास, वाटर है मान लो, इसके अंदर मैं एक हाइपोथेटिकल क्यूब को एज्यूम करूं, तो ये वाले क्यूब के जो 6 सरफेसेस है उन 6 सरफेसेस के विसिनिटी में जो मॉलिक्यूल है, ऊपर के सरफेस का मॉलिक्यूल ऑब्वियस सी बात है चाहेगा जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करने के लिए, तो वो नहीं चाहेगा जो ये हाइपोथेटिकल क्यूब वहां पर एग्जिस्ट करे, हाँ कि ना। तो वो हाइपोथेटिकल क्यूब को भगाना चाहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सिमिलरली जो नीचे वाला सरफेस है हाइपोथेटिकल क्यूब का, उसके नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है वो चाहेगा क्यूब उससे भाग जाए, तो क्यूब को वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। लेफ्ट वाला सरफेस पे राइट की तरफ फोर्स लगेगा, राइट वाला सरफेस से लेफ्ट की तरफ लगेगा, आगे वाले सरफेस में पीछे तरफ यानी मेरे तरफ लगेगा, और पीछे वाले सरफेस में तुम लोगों की तरफ फोर्स लगाएगा बाकी फ्लूइड। ये भी फ्लूइड है, ये हाइपोथेटिकल क्यूब है, मैं कोई क्यूब लाया नहीं हूं, ठीक है। हां, ये क्यूब के जो पार्टिकल्स है खुद वो दूसरे क्यूब पर फोर्स लगा रहा होगा, बट ये वाले क्यूब के लिए तो वो इंटरनल फोर्स है, वो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो बाकी जितने भी क्यूब है, जितने भी फ्लूइड है, वो इस क्यूब को पिचकाने का ट्राई कर रहा है या नहीं कर रहा है? जी हां, जरूर कर रहा है। तो बेसिकली बाकी फ्लूइड के बारे में अगर हम देखें, सो दैट इज ट्राइंग टू अप्लाई अ कॉम्प्रेसिव फोर्स ऑन दिस हाइपोथेटिकल क्यूब, और ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है, दैट परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ध्यान देना, 2 वेक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। एरिया इज अ वेक्टर, ठीक है। फोर्स इज अ वेक्टर, बट प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट। फोर्स का डायरेक्शन हमेशा कॉम्प्रेसिव होगा, और जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर होगा, यानी अलोंग या ऑपोजिट टू द ए वेक्टर, वो तो देखने का नजरिया है। तो सपोज करो अगर मेरा ये एक सरफेस मैंने लिया हूं, ठीक है, दिस इज माय डीए वेक्टर, ठीक है, और फ्लूइड जो है वो इस तरफ से हमारा कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा रहा है, और ये वाला फोर्स जो है दैट इज एफ वेक्टर, सो डीएफ वेक्टर, देन df vector will be equals to the pressure into dA vector, ठीक है। pressure is a scalar quantity, ठीक है। so that is the basic concept regarding pressure. प्रेशर के चलते जो भी फोर्स होगा that will be always compressive in nature, यानी वो हमें फ्लूइड जो फोर्स लगाएगा, जहां का फ्लूइड लगा रहा है उससे हमेशा दूर, यानी उसका ट्राई रहेगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाए। इस बात पे हमें ध्यान रखना है। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
और दैट इज सिंपली कॉल्ड एज पैस्कल, PA। इसके अलावा पैस्कल बहुत ही ज्यादा छोटा यूनिट है, तो वी यूज नॉर्मली 1 बार। 1 बार इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ 5 पैस्कल। ठीक है। इसके अलावा और कॉमन टर्म हम यूज करते हैं 1 ATM, दैट इज 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पैस्कल। कोई अगर देख नहीं रहा होगा आसपास, हम चुपचाप इसको 1 बार मान लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है ना, 1.01 को लेकर हम खेलते ही नहीं है, ये सब गेम तो हमें खेलना ही नहीं होता है, चुपचाप हम उसको 10 टू द पावर 5 मान लेते हैं। और इसके अलावा 1 ATM जो होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 760 टॉर। सो दीज आर द कॉमन यूनिट्स दैट वी यूज रिगार्डिंग प्रेशर। ठीक है। ये वाले चैप्टर में जो हम प्रेशर के रिगार्डिंग बातचीत करेंगे, उसके अंदर एक जो होगा दैट विल बी द गॉज प्रेशर। ठीक है। और दूसरा जिसके रिगार्डिंग हम बातचीत करेंगे दैट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, चलो। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गॉज प्रेशर? ये वाला गॉज प्रेशर को जो है, इसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है। लेट्स सी, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का वैल्यू क्या होगा? मान लो मेरे पास कोई एक कंटेनर है। ठीक है। ये वाले कंटेनर पे कोई एक फ्लूइड भरा हुआ है, ये है हमारा फ्लूइड सरफेस। फ्लूइड जो है उसका डेंसिटी है रो। ओके, सो यहां पर से h हाइट नीचे मेरे पास एक पॉइंट है P। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर इस डायरेक्शन में है G, तो फाइंड फ्लूइड प्रेशर एट पॉइंट P। ठीक है। लेट्स सी, मैं केवल फ्लूइड के चलते प्रेशर निकालना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट P के यहां पर ए का एरिया ले लिया A। ठीक है। तो यहां पर अगर मैंने एरिया ले लिया A, तो ऑब्वियस सी बात है जो नीचे का लिक्विड है, वो नीचे का लिक्विड एक प्रेशर अप्लाई करेगा, इसको डेफिनेटली अपवर्ड डायरेक्शन पे। तो यहां पर जो प्रेशर अप्लाई किया है वो मान लो है P नॉट। और मैंने क्या किया, ये वाला एरिया के ऊपर, ये वाला एरिया के ऊपर मैंने एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर काट लिया लाइक दिस। तो मैं अगर इस पूरे का इक्विलिब्रियम को कंसीडर करूं, तो इसके ऊपर जो प्रेशर है उसके चलते जो फोर्स होगा दैट विल बी अपवर्ड P नॉट इंटू A। और वो इस जो हमारा कॉलम है, इस कॉलम का mg को काउंटर बैलेंस करेगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू रो इंटू AH, दैट इज मास इंटू G। तो हमारे पास जो प्रेशर आएगा P नॉट, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू रो G इंटू H। तो अगर हमारे पास कोई कॉलम है और वो वाले कॉलम के कारण अगर हमारा कोई एक पॉइंट पे प्रेशर जो आ रहा है
ओनली ड्यू टू फ्लूइड, उसका वैल्यू हमारे पास आता है रो जी एच। इसमें दो एजम्पशन है, रो हमारा हाइट के साथ वेरी नहीं कर रहा है और जी जो है वो हमारे साथ वेरी नहीं कर रहा है, अनलेस एंड अनटिल हम बहुत ही ज्यादा हाइट के रिगार्डिंग बातचीत कर रहे हैं या फिर कोई कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के रिगार्डिंग बातचीत कर रहे हैं। दिस एजम्पशन इज वेरी गुड एंड फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लोग पी नॉट को रो जी एच लेकर ही आगे बढ़ेंगे अनलेस एंड अनटिल स्टेटेड। सो हमारे पास जो एक चीज आ गया है दैट इज द गॉज प्रेशर, और गॉज प्रेशर का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू रो जी एच। ठीक है, बट एटमॉस्फेयर जो है वो खुद भी तो एक फ्लूइड है, वो गैस है, और उस गैस का भी कोई ना कोई वजन तो है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा हाइट तक हमारा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, तो उतना गैस का जो मास है वो तो हम डेफिनेटली नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो वाले गैस के वजन के कारण भी डेफिनेटली एक प्रेशर जो है वो तो हमारा लगने वाला है। तो दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हम बोलते हैं पी नॉट। एंड ये पी नॉट हमारा क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो गैस है उसके वजन के कारण भी हमारा एक प्रेशर तो डेफिनेटली क्रिएट होगा। अच्छा, अब अगर हम लोग पी पॉइंट का टोटल प्रेशर निकालना चाहें तो दोस्तों, जो हम लोग सिलेंडर काटे थे वो सिलेंडर के बारे में भी देखो क्या हो रहा है। ऊपर वाला साइड जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर पे ओपन है, ऊपर वाला साइड जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर पे ओपन है। तो ये एटमॉस्फेयर पे ओपन होने के कारण इसके ऊपर नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, और यहां पर नीचे की तरफ जो फ्लूइड है उसका प्रेशर अगर P है तो उसके कारण जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल्स टू पी ए, और इसके अलावा ये वाला सिलेंडर का जो फ्लूइड है उसका mg लग रहा है। सो दोस्तों, पी ए माइनस पी नॉट ए दैट विल बी इक्वल्स टू mg, दैट इज रो ए एच इंटू जी। तो पी पॉइंट का जो टोटल प्रेशर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच, यानी एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है वो फ्लूइड का हमारा हर पॉइंट पे पहुंचेगा, और पी जो है दिस इज द टोटल प्रेशर, पी जो है दैट इज द टोटल प्रेशर, दैट विल बी द P atmospheric plus P gauge. The total pressure at a point is simply the atmospheric pressure plus the gauge pressure. ठीक है, ये है सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, इस बात को हम समझ ले। ठीक है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों प्रेशर का कंट्रीब्यूशन जो है वो डायरेक्टली उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा ऐड हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन इंपॉर्टेंट बातें को समझते हैं। सबसे पहला, प्रेशर एट 2 points in a stationary fluid. प्रेशर एट 2 points इन अ स्टेशनरी फ्लूइड, फ्लूइड जो है वो फिक्स है, एट अ सेम हॉराइजेंटल लेवल
will be equal. अगर हम कोई स्टेशनरी फ्लूइड लेते हैं और उसके अंदर हम दो पॉइंट्स लेते हैं ए और बी, जो दोनों सेम हॉराइजेंटल लेवल पे है, उन दोनों पॉइंट पे प्रेशर जो है वो हमारा हमेशा सेम होने वाला है। यानी ये है, मान लो हमारा एक कंटेनर जिसके अंदर फ्लूइड है। लेट अस कंसीडर एनी two points in the same horizontal level A and B. So PA will be equals to PB. It's actually very simple to demonstrate. ध्यान देना, अगर हम एक हाइपोथेटिकल ट्यूब काट ले, एक सिलेंडर काट लिए हैं, ठीक है, इसका ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज एस, इधर भी एस है। यहां से हमारा पीए के चलते फोर्स लगेगा, यानी एफ ए जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू पीए इंटू एस टूवर्ड्स राइट, और इधर से पीबी इस तरफ लगाएगा, तो एफ बी जो होगा that will be PB into S towards left, क्योंकि ये वाला जो हमारा सिलेंडर है उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। therefore FA will be equals to FB, यानी PA will be equals to PB. So that's the first important property. Same horizontal level पे सेम फ्लूइड पे, फ्लूइड सेम होना चाहिए। दो अलग अलग फ्लूइड लेके पहुंच जाओगे वहां पर, ऐसे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। सेम फ्लूइड होना चाहिए, उसका सेम हॉराइजेंटल लेवल पे दो पॉइंट पर प्रेशर जो होगा वो डेफिनेटली हमारा सेम होगा ही होगा। दूसरा, प्रेशर एट अ पॉइंट in all directions are equal. प्रेशर जो है कोई एक पॉइंट पर, जो भी डायरेक्शन पे तुम देखोगे वो हमेशा हमारा इक्वल होगा। मतलब यहां पर अगर हमारा पॉइंट P है, तुम ये वाले डायरेक्शन से प्रेशर मेजर करने जाओ, या ये वाला डायरेक्शन से, या ये वाला डायरेक्शन पे, या ये वाला डायरेक्शन, या फिर कोई टेढ़ा डायरेक्शन पे, डजंट मैटर, तुम्हारा जो भी डायरेक्शन पे तुम लो, हर तरफ प्रेशर जो आएगा, प्रेशर का जो रीडिंग आएगा वो हमारा सिंपली सेम आएगा। जो हमारा प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल एपरेटस। हम एक एरिया ले लेते हैं और उसके साथ एक स्प्रिंग अटैच्ड होता है। स्प्रिंग के करस्पॉन्डिंग के कंप्रेशन के करस्पॉन्डिंग हमें उस पॉइंट का फोर्स मिल जाता है। एरिया हमें मालूम है तो उसको डिवाइड करके हम प्रेशर निकाल लेते हैं। तो इट डजंट मैटर तुम एक कोई पॉइंट पे क्या ओरिएंटेशन रखते हो, हर केस में तुम्हारा जो स्प्रिंग का रीडिंग आएगा वो डेफिनेटली हमारा सेम आएगा। इसको अगर हमें मैथमेटिकली प्रूफ करना है, इट्स एक्चुअली अ वेरी सिंपल थिंग। मान लो फ्लूइड के अंदर एक हाइपोथेटिकल हम प्रिज्म काट लें, ठीक है, ये वाला एंगल है थीटा, और इस पर जो विड्थ हम काट रहे हैं, इस पर जो विड्थ हम काट रहे हैं दैट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और यहां पर भी विड्थ है लाइक दिस। समझ में आया? अच्छा, नाउ अब ध्यान दो, ये वाला जो है, ये वाला लेंथ को ए बोल दो, ये वाला लेंथ को बी बोल दो। ए और बी में ऑब्वियसली रिलेशन है। जो हमारा ए है दैट इज इक्वल्स टू बी tan थीटा, ठीक है, ए और बी में वो रिलेशन तो है ही है। ये जो लेंथ मैंने काटा हूं दैट इज सपोज करो L। अच्छा, इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेगा वो क्या क्या लगेगा?
इसके ऊपर से ऐसे, इसके ऊपर से ऐसे, इसके ऊपर से ऐसे। ये है मेरा F1, ये है मेरा F2, ये है मेरा F3। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, F1 का वैल्यू मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं? जो मेरा प्रेशर है P1 इस डायरेक्शन का इंटू AL, F2 जो है दैट इज P2 इंटू BL, और F3 जो है दैट इज P3 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू L। ये मैंने F1, F2 और F3 का वैल्यू जो है वो मैंने निकाल लिया। ठीक है, नाउ अब ध्यान दो, दिस इज अ हाइपोथेटिकल प्रिज्म हियर। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, जो हमारा F3 है वो इस तरीके से है। ठीक है, और F3 जो है उसको अगर हम यहां पर देखें, एक बात ध्यान दे, ये वाला एंगल जो है वो हमारा थीटा है। F3 अगर जो हम ध्यान दे, यहां पर हमारा प्रिज्म कैसा है, इसका एक बार साइड व्यू ले लो और क्लैरिटी के लिए। ठीक है, तो यहां पर से इस तरीके से हमारा F3 लग रहा है। ध्यान दो कैसे लग रहा है F3। ये वाले जो एरिया है इसके परपेंडिकुलर दिस एंगल इज थीटा, और F3 का डेफिनेटली दो कंपोनेंट है लाइक दिस, सो दिस एंगल इज अगेन थीटा। So this is F3 cos theta and this is F3 sin theta। क्योंकि इसका नेट इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा मेंटेन होना चाहिए, तो दोस्तों ध्यान देना, हम सिंपली एक चीज बोल सकते हैं, जो हमारा F3 cos theta होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू F2। पहली बात तो ये लिख सकता हूं। अच्छा, now what is the value of cos theta? Now this is B, this is A। cos theta का वैल्यू आएगा B by under root A square plus B square, so P3 L तो पहले ही काट के खुश हो जाओ, A square plus B square F2 P2 into B। And now if I see this is gone, this is gone, we will get a P2 equals to P3। We will get P2 equals to P3। यानी इस डायरेक्शन का प्रेशर और इस डायरेक्शन का प्रेशर सेम आया है। एंड सिमिलरली इफ वी कंसीडर द हॉराइजॉन्टल, सो F1 will be equals to F3 sin theta, तो P1 into A, L तो जाए भाड़ में, that will be equals to P3 under root A square plus B square A by under root A square plus B square। तो मेरे पास क्या आ गया है, सिंपली आ गया है P1 equals to P3। So we can clearly see that P1 equals to P2 equals to P3। तो हम कोई भी डायरेक्शन पे जाए, it doesn't matter, pressure in all possible directions are always the same। okay? Okay दोस्तों, तो थर्ड इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है, P only depends upon vertical height। P only depends upon vertical height and the fluid taken। P जो है वो केवल और केवल वर्टिकल हाइट और फ्लूइड टेकन पे डिपेंड करता है। It does not depend upon shape or
साइज ऑफ कंटेनर। ठीक है, मान लो ये क्लासिक केस है। सो दिस इज अ कनेक्टेड कंटेनर। ठीक है, और इसके अंदर जब मैं पानी भरूंगा तो सबसे पहली बात मैं ये ऑब्जर्व कर सकता हूं, जो सब में हमारा इक्वल लेवल तक पानी जो है वो हमारा चढ़ने वाला है, यानी बेस लेवल से जो हाइट होगा वो इन सब में हमारा सेम होने वाला है। ठीक है, और द रीजन बीइंग, ये वाले फ्लूइड्स के चलते, ये जो अगर पूरा का पूरा अंदर जो मेरा फ्लूइड है, इन दिस केस दिस इज द वाटर, इफ वी सी, अगर हम सेम हॉराइजेंटल लेवल पर पॉइंट ले, ठीक है, तो प्रेशर जो होगा वो हम यहां पर अगर हम ध्यान दें तो दिस, ये वाला पॉइंट का प्रेशर अगर P है तो इस पॉइंट का भी P होगा, इस पॉइंट का भी P होगा, इस पॉइंट का भी P होगा, एंड P विल बी इक्वल्स टू रो G इंटू H। ठीक है ना, देखने में बहुत अजीब लगेगा क्योंकि इस वाले के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है, इस वाले के अंदर जो है बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर है। ये तो बहुत ही अजीबोगरीब टेढ़ा शेप में है, या फिर मान लो मैं कुछ एंगल पे रख दिया, इट डजंट मैटर। जो वर्टिकल हाइट होगा वो हमारा, ये हमारा हमेशा सेम लेवल पर होगा ही होगा। राइट, दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, समझ में आया? सो ये कंटेनर के शेप वगैरह पे या ओरिएंटेशन किसी पे कोई असर नहीं पड़ता है। यहां पर हर हाल पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी सिंपली रो जी एच। इट डिपेंड्स अपॉन रो, इट डिपेंड्स अपॉन एच, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। ठीक है, अच्छा, सो अब ध्यान देना, मान लो मेरे पास 3 कंटेनर है, तीनों के अंदर मान लो मैंने सेम लेवल पर वाटर भरा। यहां पर हाइट जो राइज हुआ वो h हुआ, यहां का मास है m, यहां का जो हाइट पे राइज हुआ वो है h, और इसका मास जो है मान लो वो है m1, और यहां पर भी जो हाइट पे राइज हुआ मान लो वो है हमारा h, और यहां पर जो हमारा मास है वो है मेरा m2। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर मैं 2 चीज देखूंगा। ठीक है, यहां पर जो प्रेशर है वो है P1, और कंटेनर के बेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड है F1। यहां पर जो नीचे है इसका प्रेशर जो है वो P2, और कंटेनर के बेस में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F2, और यहां का जो प्रेशर है वो है हमारा P3, और कंटेनर के बेस में जो फोर्स लग रहा है दैट इज F3। ठीक है, नेग्लेक्ट एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, नाउ व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ P1, P2 एंड P3? डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हर जगह पे सेम है, टेक इट एज रो। तो पहली बात ध्यान दो, भाड़ में जाए क्या है, P1 will be equals to P2 will be equals to P3, that will be simply given by rho g h। पहले इस बात को हम ढंग से समझ लें। अच्छा, यहां पर कंटेनर के जमीन पे जो फोर्स लगेगा वो लिक्विड लगाएगा, और वो लिक्विड के बारे में अगर हम समझे, वो लिक्विड के बारे में अगर हम समझे,
वो लिक्विड का जो वेट है उसी को तो बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई है ही नहीं इस बेस के अलावा जो ये वाला लिक्विड का वेट को बैलेंस करे। तो यहां पर जो हमारा F1 आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू mg, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, यहां पर जो मेरा F2 होगा, ध्यान दो यहां पर ऐसी एक टेढ़ा है, तो लिक्विड फट के निकलना चाह रहा है, तो लिक्विड इन जो कंटेनर के साइड वॉल्स है उसके ऊपर ऐसा फोर्स लगाएगा, यानी एक नेट वर्टिकल फोर्स ऊपर होगा। तो लिक्विड कंटेनर के ऊपर पलट के जो हमारा फोर्स लगाएगा वो हमारा डाउनवर्ड लगाएगा। तो यहां का जो हमारा बेस है वो ना केवल लिक्विड का वेट को बैलेंस करेगा, साथ में कंटेनर जो लिक्विड को पुश कर रहा है डाउनवर्ड उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, यानी F2 जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन m1g। और यहां पर अगर हम ध्यान दें, लिक्विड चाहते हैं कंटेनर की दीवार को ऐसा पुश करना, नेट में तो डाउनवर्ड पुश आएगा, तो कंटेनर लिक्विड को पलट के न्यूटन्स थर्ड लॉ से एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, तो mg का एक हिस्सा ये अपवर्ड फोर्स बैलेंस कर रहा है, तो जमीन को जो बैलेंस करना पड़ेगा F3 दैट विल बी डेफिनेटली लेस देन m2g। तो फोर्स के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रेशर जो होंगे वो हमारा डेफिनेटली सेम होने वाला है, ठीक है। फोर्थ, पैस्कल्स लॉ। अच्छा, पैस्कल क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट को बहुत ढंग से सुनना। इफ pressure is applied at a point in the fluid, अगर मैं फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पर एक प्रेशर जो है वो मैं अप्लाई करता हूं, दैट प्रेशर is transmitted at all points, वो प्रेशर जो है वो हर पॉइंट पर ट्रांसमिट होने वाला है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, ठीक है, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में जाएगा वो प्रेशर ऐड होगा। यानी प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्लूइड के हर पॉइंट पे अप्लाई हो गया था जो हम लोगों ने टोटल प्रेशर के केस में देखे थे। तो अगर मैं बाहर से कोई फोर्स लगाऊं और उसके करस्पॉन्डिंग कोई प्रेशर अप्लाई करूं, तो वो प्रेशर फ्लूइड का हर पॉइंट पे जाएगा, हर पॉसिबल डायरेक्शंस में, अनचेंज्ड इन मैग्नीट्यूड, बिना मैग्नीट्यूड बदले वो हर तरफ जो है वो हमारा जाने वाला है। दिस इज कॉल्ड पैस्कल्स लॉ, ठीक है। तो इसका सिंपल एक एप्लीकेशन देखो क्या है। मान लो मेरे पास 3 ओपनिंग वाला कंटेनर है और इनके 3 के मुंह में हमारे पास पिस्टन्स लगे हुए हैं, लाइक दिस। जो पिस्टन का एरिया है वो है A1, इस वाले का एरिया है A2, इस वाले का एरिया है A3, और इसके अंदर जो है वो खचाखच हमारा फ्लूइड जो है वो हमारा भरा हुआ है। ओके, इट्स अ सिंपल सेटअप लाइक दिस। इनिशियली सारे पिस्टन इक्विलिब्रियम में है। अब मैंने क्या किया, ये A1 वाले पे एक फोर्स लगा रहा हूं F1। तो जैसे मैं ये फोर्स लगाऊंगा तो ये वाले जो दोनों पिस्टन है वो बाहर निकलना चाहेगा।
तो उनको रोकने के लिए मुझे यहां पर काउंटर बैलेंसिंग फोर्सेस F2 और F3 लगाना पड़ेगा। तो फाइंड F2 एंड F3। F2 और F3 का जो वैल्यू है उसको निकालने का ट्राई किया जाए। अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने A1 वाले पे फोर्स अप्लाई किया F1, तो प्रेशर अप्लाइड कितना हो जाएगा? F1 बाई A1। और वो प्रेशर हर जगह पे ट्रांसमिट होगा, हर पॉसिबल डायरेक्शन पे। तो यहां पर भी जो प्रेशर है वो इस तरीके से फोर्स लगाएगा। प्रेशर तो हमेशा फट के बाहर निकलना चाहता है, तो इन दोनों पे ये वाला प्रेशर P जो है वो हमारा लगने वाला है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा प्रेशर यहां पर जो P है दैट विल बी दिस। तो F2 विल बी सिंपली P इंटू A2, दैट इज F1 इंटू A2 बाई A1, and F3 similarly will be P into A3, that will be F1 into A3 by A1. So that is the simple concept regarding Pascal's law, and इसका एक important application है, that is the hydrostatic lift। ठीक है? So what is hydrostatic lift? अगर कोई भारी सामान को उठाना है, अगर कोई भारी सामान को उठाना है तो डायरेक्टली हम फोर्स अप्लाई नहीं करके उसको एक हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट के ऊपर रखते हैं। तो क्या है वो सेटअप, उसको ढंग से देखो। हमारा यहां पर एक इस तरीके से कंटेनर है। कंटेनर मतलब एक बहुत बड़ा सा कंटेनर है, राइट। यहां पर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और जिसके ऊपर कोई एक भारी सामान रखा हुआ है ऑफ मास कैपिटल M। दूसरी तरफ जो है वो मेरा एक पिस्टन से अटैच्ड है, जिसके ऊपर मेरे पास जिसके ऊपर मैं बाहर से फोर्स लगा सकता हूं, ठीक है। यहां का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A2, यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1। A2 इज मच लार्जर देन A1। A2 इज मच लार्जर देन A1, ठीक है। और यहां पर जो है वो हमारा फ्लूइड से भरा हुआ है, ठीक है। तो सवाल यह है, अगर मुझे इस M को उठाना है तो मुझे ये वाले पिस्टन के ऊपर बाहर से कितना फोर्स F अप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स सी, मुझे कम लगाना पड़ता है या ज्यादा। बहुत सिंपल सी बात है, जो मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं दैट विल बी इक्वल्स टू F बाई A1, और ये हमारा फ्लूइड का हर पॉइंट पे ट्रांसमिट होने वाला है, एंड इवेंचुअली ये दूसरा वाला प्लेटफॉर्म जो है उस पर भी वो प्रेशर के चलते फोर्स आएगा लाइक दिस, राइट। सो इसके ऊपर अगर मेरा फोर्स लग रहा है F डैश, that F dash will be equals to F by A1 into A2। और इसको अगर मुझे जस्ट लिफ्ट कराना है तो that will be equals to mg। मैं बहुत धीरे धीरे लिफ्ट कराना चाह रहा हूं, तो मुझे जो फोर्स F लगाना पड़ेगा that will be mg into A1 by A2। ध्यान दो, that will be much lesser than mg। तो हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट का मेन जो फायदा है, मुझे कोई भी अगर भारी सामान उठाना भी है
तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे फोर्स लगाना पड़ता है, दैट फोर्स इज अ वेरी वेरी स्मॉल, जो कि हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, A2 by A1 is called the mechanical advantage, right? That is the same working principle of hydrostatic brake, यानी जो हमारा फ्लूइड के बेसिस में जो ब्रेक यूज करते हैं, उसमें भी हम बहुत ही ज्यादा माइन्यूट टच करके ब्रेक पेडल में हम काफी ज्यादा ब्रेकिंग फोर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग मॉडिफाई करेंगे, मान लो यहां पर जो है क्या है, सो दिस मॉडिफाइड हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट। यहां पर जो पिस्टन है वो बेसिकली एक रॉड के साथ हिंज्ड है इस तरफ। ठीक है, यहां पर एक हिंज है, सॉरी मैंने हिंज ड्रॉ करना भूल गया, और इस एन हिंज, इसके अबाउट वो ऐसे रोटेट कर सकता है। द रॉड इज प्रैक्टिकली मासलेस, और यहां पर भी इस तरफ जो है वहां पर हिंज किया हुआ है। इसके दूसरा एंड पे जो है वो एक मास एम रखा हुआ है, और यहां पर दूसरे एंड पर मैं एक फोर्स लगाऊंगा। तो सवाल ये है, जो यहां पर कितना फोर्स एफ लगाने पर ये हमारा लिफ्ट अप हो। अच्छा, गौर से एक चीज ध्यान देना, रॉड हमारा मासलेस है, तो रॉड का जो टॉर्क होगा उसको जीरो के साथ हम इक्वेट करेंगे। अच्छा, मान लो ये वाला रॉड का ये जो हिस्सा है वो इस पिस्टन को प्रेस करता है बाय एन अमाउंट ऑफ, क्रॉस सेक्शन एरियाज ले लो A1 एंड A2। ये वाला जो हमारा प्रेस करता है, सपोज करो वो करता है F1 से, तो ये वाला हिस्सा जो है वो रॉड के ऊपर पलट के लगाएगा F1। अगर ये वाला पिस्टन को प्रेस करता है F1 से, तो पिस्टन ये वाले पे इस तरह पलट के F1 लगाएगा। इस रॉड का नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, तो F इंटू A विजिकल्स टू F1 इंटू B। तो F1 जो होगा दैट विल बी F इंटू A बाई B। तो जो हम प्रेशर अप्लाई किए दैट विल बी इक्वल्स टू F1 बाई A1, दैट इज F इंटू A बाई B डिवाइडेड बाई A1, दैट इज द अप्लाइड प्रेशर। और ये प्रेशर जो है अब वो हर डायरेक्शन पे जाएगा, और यहां पर जो है ये पिस्टन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस रॉड को इस तरीके से धक्का मारेगा F2, और इसके अलावा यहां पर जो है वो mg तो हमारा लग रहा ही है, क्योंकि प्रेशर जो है वो हमारा अनचेंज रहेगा। तो F2 का जो वैल्यू आएगा उसको अगर हम निकालें, F2 विल बी नथिंग बट P अप्लाइड इंटू A2। तो F2 का वैल्यू सिंपली आएगा F इंटू A2 बाई A1 इंटू A बाई B। एंड नाउ यहां पर अगर मैं इस वाले रॉड का टॉर्क अगर बैलेंस करने जाऊं, तो सिंपल सी बात है, mg का टॉर्क इंटू D मस्ट बी इक्वल्स टू F2 का टॉर्क इंटू C। तो हमारे पास ये आ जाएगा F इंटू A2 बाई A1 इंटू A बाई B इज इक्वल्स टू mg इंटू D बाई C। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो सिंपली अगर हम ध्यान दें, जो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा F, दैट विल बी mg इंटू A1 बाई A2 इंटू D बाई C इंटू B बाई A। ठीक है, सो दैट विल बी द फोर्स अप्लाइड अगर हम इस तरीके से इसको हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट को जो है
वो हम मॉडिफाई करते हैं। तो दीज आर द सिंपल एप्लीकेशन रिगार्डिंग पैस्कल्स लॉ। तो 4 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। लास्ट प्रॉपर्टी, फ्लूइड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू द लोअर प्रेशर। फ्लूइड जो है वो हमेशा हायर से लोअर प्रेशर रीजन पे फ्लो करेगा एंड फ्लो विल कंटिन्यू टिल प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट्स। जब तक हमारा प्रेशर डिफरेंस रह जाएगा तब तक हमारा फ्लूइड जो है उसका फ्लो हमारा बरकरार रहने वाला है। ठीक है, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग फ्लूइड। मैं इसका 5th वाले प्रॉपर्टी का एक क्लासिक एग्जांपल अब मैं दिखाता हूं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो जो 5th प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास 2 कंटेनर है, एक तरफ का एरिया जो है वो है मेरा A1 और दूसरी तरफ का एरिया जो है वो है मेरा A2। यहां पे जो लिक्विड का हाइट है वो है H1, यहां पर जो लिक्विड का हाइट है वो है H2। नाउ यहां पर ये राइट नाउ एक स्टॉप कॉर्क के सारे दोनों को सेपरेटेड है। दिस कॉर्क इज राइट नाउ ओपनड। अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है, ये यहां पर जो हमारा प्रेशर है दैट विल बी रो जी H1 और यहां पर जो प्रेशर है दैट विल बी रो जी H2। तो यहां का प्रेशर ज्यादा है, यहां का प्रेशर कम है। तो जैसे ही मैं स्टॉप कॉर्क ओपन करूंगा तुरंत जो है मेरा लेफ्ट से राइट की तरफ वाटर फ्लो करेगा और वाटर तब तक फ्लो करेगा जब तक ना इन दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम हो जाए। और प्रेशर सेम करने का एक ही तरीका है, दोनों का हाइट जो है वो हमें डेफिनेटली सेम करना पड़ेगा। तो फाइनल हाइट ऑफ बोथ मस्ट बी सेम, वो तो हमें सेम करना ही पड़ेगा। दोनों का जो फाइनल हाइट है वो तो हमारा डेफिनेटली सेम करना ही पड़ेगा। पहले इस बात को हम समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है अब हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। क्योंकि डेंसिटी सेम है तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हम कहने पर तो कंजर्वेशन ऑफ मास करेंगे। ठीक है, यानी रो A1 H1 प्लस रो A2 H2 will be रो A1 H प्लस रो A2 H। ठीक है, बट डेंसिटी रो को काट दो हर तरफ से तो सिंपली यहां पे हमारा वॉल्यूम ही कंजर्व हो रहा है। तो दोनों बेसिकली एक ही चीज है। जो हाइट H मेरा आएगा दैट विल बी A1 H1 प्लस A2 H2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। ये हमारे पास फाइनल हाइट आने वाला है। राइट, समझ में? अब वर्क डन बाय द ग्रेविटी में किस तरीके से निकालूंगा? अच्छा, सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं, इसको मैं रेफरेंस लेवल ले लेता हूं। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हमारा H1/2 पर होगा और इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो मेरा H2/2 पर होगा। तो ये वाला सिस्टम का जो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी m रो A1 H1 इंटू G इंटू H1/2 इस तरफ का प्लस रो A2 H2 इंटू G
into H2/2, that is equals to rho g by 2 A1 H1 square plus A2 H2 square. So that is the initial potential energy. अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? रो A1H इंटू G इंटू H/2 प्लस रो A2H इंटू G इंटू H/2, that is रो G A1 प्लस A2 इंटू H स्क्वायर. ओके दोस्तों, तो यू इनिशियल और यू फाइनल हमारे पास आ चुका है. तो डेल्टा W ग्रेव विल बी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. तो इसको अगर मैं लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा? रो G/2 कॉमन ले लेता हूं, A1 प्लस A2 इंटू A स्क्वायर. तो एक तो A1 प्लस A2 कटेगा, तो मेरे पास आएगा A1 H1 प्लस A2 H2 इसका होल स्क्वायर बाई A1 प्लस A2 माइनस यू इनिशियल, ये वाला टर्म आएगा माइनस A1 H1 स्क्वायर प्लस A2 H2 स्क्वायर. समझ में आया नहीं आया? और इस पर अगर हम ध्यान दें, दिस विल बी रो G/2. अच्छा, नीचे जब मैं A1 प्लस A2 का एलसीएम लूंगा तो क्या क्या होने वाला है एक बार देखो. मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं. यहां पर एक A1 स्क्वायर H1 स्क्वायर आएगा, यहां पर भी एक A1 स्क्वायर H1 स्क्वायर आएगा, वो वाला टर्म कटेगा. तो और A2 स्क्वायर H2 स्क्वायर भी, वो वाला टर्म भी कटेगा. तो पहले वाले से जो बचेगा वो बचेगा 2A1 A2 H1 H2. उसके अलावा बचेगा माइनस A1 A2 H1 स्क्वायर माइनस A1 A2 H2 स्क्वायर. ये टर्म्स हमारे पास बचेगा. एंड सी, अगर मैं माइनस बाहर कॉमन ले लेता हूं, माइनस बाहर ले लेता हूं और यहां पर ले लेता हूं A1 A2 बाई 2 टाइम्स A1 प्लस A2, तो यहां पर अगर हम गौर से ध्यान दें, दैट इज H1 माइनस H2 का होल स्क्वायर. So that will be my work done by the gravity. And साफ साफ ध्यान दो, this will be less than 0. So for any value of H1 and H2, any value of H1 and H2, ध्यान देना ये वर्क डन हमेशा नेगेटिव आएगा. मतलब एक बात निश्चित है, जो फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इनिशियल से तो हमेशा ही कम होने वाला है. और इसका जो सिंपल इंप्लीकेशन है जो मैं लिख सकता हूं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम व्हेन both the heights are equal. जब दोनों हाइट्स हमारा इक्वल हो जाएगा, वहीं पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है वहां पर हमारा मिनिमम होने वाला है. तो वाटर का लेवल सेम रहना वो एनर्जेटिकली भी मोर फेवरेबल प्रोसेस है. तो फ्लो ऑफ लिक्विड इन केस ऑफ प्रेशर डिफरेंस इस तरीके से होगा.
वो मेरे ख्याल से हमें ढंग से समझ में आ चुका है। ठीक है, अच्छा, प्रेशर इज अ मेजर्ड वाया, जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है, वो दो होता है। फर्स्ट वन इज अ मैनोमीटर एंड द सेकेंड वन इज बैरोमीटर। मैनोमीटर और बैरोमीटर दोनों के रिगार्डिंग जो है मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूं, मैं यहां पे वापस नहीं कराने वाला हूं, तो मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूं। सी बैरोमेट्रिक रिलेशन लेक्चर्स इन आइडियल गैस। आइडियल गैस के केस में जो बैरोमेट्रिक रिलेशन के ऊपर जो लेक्चर लिया हुआ है, मैं इसके प्लेलिस्ट में भी ये डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को ढूंढना ना पड़े, बट इसको मैं वापस नहीं पढ़ाने वाला हूं। बैरोमेट्रिक रिलेशन के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस वहां पर मैं ढंग से डिस्कस कर रखा हूं। मैनोमीटर इज नथिंग बट यूट्यूब के बारे में, ठीक है, यूट्यूब, अरे वो YOU नहीं, यूट्यूब, वो यूट्यूब के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स जो है वो मैंने इस वाले पार्ट में डिस्कस किया हूं थोड़ी देर बाद, तो वो वाले वीडियोस अलग से देख लेना। बाकी जो है बैरोमेट्रिक रिलेशन के रिगार्डिंग जितने भी प्रोफाइल्स बन सकते हैं वो मैंने सारे आइडियल गैस के वहां पर डिस्कस किया हूं, तो वो वाला पार्ट जरूर एक बार देख लेना। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चंस करेंगे अभी। क्वेश्चंस ऑन प्रेशर, केवल प्रेशर के ऊपर कोई बहुत ज्यादा तगड़ी क्वेश्चंस तो नहीं बन सकते हैं, जो बन सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चंस होंगे, वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, पहला क्वेश्चन ध्यान दो, क्या है मेरे पास एक लेक है और यहां पर मेरे पास एक एयर बबल है। ठीक है, इसके अंदर हवा है। अच्छा, जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी है रो, ये वाला हाइट है H। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो है हमारा P0 और ये जो है वो हमारा G है। यहां का जो पूरा प्रोसेस है, इसके दौरान जो हमारा टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। पूरे के दौरान जो टेम्परेचर है वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, ये एयर बबल जो है वो उठ के इवेंचुअली हमारा सरफेस पे आया है। ठीक है, यहां पर जो हमारा रेडियस था, दैट रेडियस इज इक्वल्स टू R, और यहां का जो रेडियस है दैट रेडियस इज इक्वल्स टू 2R। समझ में आया? टेम्परेचर कांस्टेंट बोला गया है, फाइंड H। इट इज गिवन R is much less than H। अच्छा दोस्तों, यहां पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं A बोलता हूं और यहां का जो पॉइंट है उसको मैं B बोलता हूं। तो A पॉइंट का जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू P0 प्लस रो GH, और B पॉइंट का जो प्रेशर है उसको मैं प्रैक्टिकली P0 लिख सकता हूं, राइट। अच्छा, तो यही हमारा एयर बबल के अंदर का भी प्रेशर होगा, वही मेरा एयर बबल के अंदर भी हवा का प्रेशर होगा, वरना एयर बबल जो है वो या तो सिकुड़ जाएगा या तो बस्ट कर जाएगा। अगर प्रेशर ज्यादा हुआ तो इन दैट केस बस्ट कर जाएगा, ठीक है, और प्रेशर कम हुआ तो और सिकुड़ जाएगा। लेकिन फाइनली अगर रेडियस R है तो वहां पर उस टाइम पे एयर बबल के अंदर और बाहर प्रेशर इक्वल होना चाहिए। तो जो हमारा A पॉइंट का प्रेशर है वही उस इंस्टेंट पे एयर बबल का प्रेशर होना चाहिए, जो हमारा B पॉइंट का प्रेशर है वही हमारा
एयर बबल के अंदर प्रेशर होना चाहिए। मैं यहां पर जो आर का डायमेंशन है उसको नेग्लेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। जो हमारा ए पे वॉल्यूम है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, और बी पर जो वॉल्यूम है दैट इज 4/3 पाई इंटू 2r का क्यूब, ठीक है। सो T इज कांस्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी तो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि एयर जो अंदर फंस गया है वो फंस गया है। नंबर ऑफ मोल्स तो डेफिनेटली हमारा नहीं बदल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं ये लिख सकता हूं PAVA is equals to PBVB. So P naught plus rho GH into 4/3 pi r cube, P naught into 8 into 4/3 pi r cube, ये मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। सो 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब कैंसल्ड, तो P नॉट प्लस रो GH 8 P नॉट, तो H जो आएगा दैट विल बी 7 P नॉट अपॉन रो G। इट्स अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ गॉज प्रेशर एंड जो हमारा क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके इंप्लीकेशन के ऊपर एक बहुत सिंपल सवाल है, राइट। ओके दोस्तों, तो ये देखते हैं मेरे पास 3 लेयर्स है, एक ऑयल का लेयर है, एक वाटर का लेयर है और एक मर्क्यूरी का लेयर है। तो जो हमारा ऑयल का लेयर है वो 20 मीटर है और ये वाटर का लेयर है वो 10 मीटर है, और जो मर्क्यूरी है वो लेयर जो है वो हमारा 2 मीटर का है। एकदम बॉटम पे एक पॉइंट है ए, तो ए पॉइंट का हमें टोटल प्रेशर और गॉज प्रेशर निकालनी है। जी जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में है, जी का वैल्यू 10 ले लेना, ठीक है। अच्छा, गॉज प्रेशर के लिए अगर मैं लिखूं तो दैट विल बी P ड्यू टू ऑयल प्लस P ड्यू टू वाटर प्लस P ड्यू टू मर्क्यूरी होगा, क्योंकि यहां पे जो मैं कॉलम काटूंगा उसमें ऑयल, वाटर, मर्क्यूरी तीनों का जो हमारा प्रेशर्स है वो हमारे ऐड होते रहेंगे। नाउ P ऑयल कितना होगा, डेंसिटी इज 0.8 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 इंटू 20, प्लस वाटर का डेंसिटी 1 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 इंटू 10, 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 इंटू 2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.6 प्लस 1 प्लस 2.72 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 पैस्कल, ये हमारे पास गॉज प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। एंड इफ आई कंप्यूट 2.6 प्लस दिस, सो दैट विल बी 5.32 into 10 to the power of 5 Pascal. So that will be the gauge pressure. और यहां से अगर हम निकालें P atmospheric, that will be P atmospheric जो है वो है हमारा 10 to the power of 5 Pascal. तो टोटल प्रेशर जो आएगा that will be the sum of these two pressures and it will simply come out to be 6.32 into 10 to the power of 5 Pascal. So that will give me the total pressure due to this particular fluid column. मेरे ख्याल से हमें ये चीज समझ में आ चुकी है जो हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा ग्रेविटेशन के साथ मिक्स किया जाएगा। क्या है मेरे पास
मेरे पास है एक हाइपोथेटिकल लिक्विड प्लैनेट। जो मेरा प्लैनेट है दैट इज कंप्लीटली लिक्विड। ठीक है, बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल भी नहीं है। अर्थ वगैरह जो था वो अर्थ कभी तो एक कभी ना कभी तो पूरा कंप्लीटली मोल्टन स्टेट में था। ठीक है, सो ये जो हमारा लिक्विड प्लैनेट है इसका रेडियस है r और इसका डेंसिटी कांस्टेंट मान लो रो। ठीक है, नाउ सेंटर पे कोई एक दूरी पे आ जाओ स्मॉल r। तो कैलकुलेट प्रेशर as f of r, neglect एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करो। ठीक है, तो किस तरीके से हम निकालेंगे सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, अगर मैं कहीं पर भी कोई रेडियस r के बारे में अगर मैं देखूं, अगर मैं कोई रेडियस r के बारे में देखूं, ठीक है, यहां का प्रेशर मान लो है P, तो r से अगर मैं बाहर जाता हूं dr, तो क्योंकि अब हमारे पास जो बचा हुआ लिक्विड है वो हमारा कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहां का प्रेशर जो होगा दैट विल बी P माइनस dP, दैट विल बी P माइनस dP। ऑब्वियसली मेरा अगर R से मैं R प्लस dr पे जाऊंगा तो प्रेशर जो है वो डेफिनेटली हमारा डिक्रीज करने वाला है। अच्छा, एकदम बाहर जो है उस पर कोई प्रेशर नहीं होने वाला है। द रीजन इज वेरी सिंपल, उसके ऊपर फोर्स लगाने वाला डेफिनेटली कोई भी नहीं होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। और ये जो प्रेशर में बदलाव आया है वो क्यों आया है? क्योंकि ये जो मास m है, ये जो हमारा मास है m है, वो मास m हमारा फोर्स लगाना बंद कर दिया है। अच्छा, यहां पर मैं कोई भी जगह पर हाइट को dr कंसीडर कर सकता हूं, तो dp जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस रो g इंटू dr। हाँ, बट g जो है वो तो हमारा ऑब्वियसली कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा g जो होता है वो हम क्या जानते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू gm बाई r क्यूब इंटू स्मॉल r, दैट विल बी इक्वल्स टू gm बाई r क्यूब इंटू स्मॉल r, ये हम जानते हैं, राइट। सो m का जो वैल्यू है दैट इज रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब बाई रो इंटू स्मॉल r। So this will be equals to 4g rho by 3 into small r. सॉरी, पाई लिखना भूल गया। So dp जो हमारे पास आएगा -4 पाई g rho by 3 r into rho into dr. So now if I integrate integral dp -4 pi g rho square by 3 इंटीग्रल r dr, इनिशियली जब स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R होगा वहां पर प्रेशर जो है वो डेफिनेटली 0 होगा, और जब रेडियस R है तो मान लो तब प्रेशर है P। तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा,
अच्छा, माइनस को अंदर डाल दूंगा तो यहां पर जो होगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई जी रो स्क्वायर बाई 3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर minus small r square. So this will be the variation of pressure with r, जहां पे कैपिटल R उसका रेडियस है. तो ये पूछ सकता है जो सेंटर पर कितना होगा प्रेशर. प्रेशर एट अ सेंटर विल बी 2 पाई जी रो स्क्वायर r square upon 3. That will be the pressure at the center. Okay? ओके दोस्तों, डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट दे रखा है 10 डी नॉट. उसका मीन डेंसिटी जो है वो है रो नॉट बाई 4 और उसका एटमोस्फेयर का मास जो है वो है मेरा 10 एम नॉट. यहां पे डी नॉट, रो नॉट और एम नॉट जो है वो हमारा है डायमीटर, मीन डेंसिटी एंड मास ऑफ एटमोस्फेयर फॉर अर्थ. ठीक है, एटमोस्फेयर का डेंसिटी जो है वो दोनों केस में सेम लेना है, अर्थ के लिए और उस प्लैनेट के लिए. एटमोस्फेयर का हाइट बहुत ही ज्यादा स्मॉल है तो तुम जी को प्रैक्टिकली कांस्टेंट जो है वो मान सकते हो. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रेशियो हमें निकालना है अर्थ का और उस प्लैनेट के सरफेस के बीच में. तो वो हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले उस बात पे ध्यान दो. अच्छा, मान लो, अच्छा ये सब डायमीटर जो है उसको लेके खेलो मत, सिंपल सी बात है. रेडियस ऑफ अर्थ उसको मैं मान लेता हूं आर नॉट. तो रेडियस ऑफ प्लैनेट जो आएगा दैट विल सिंपली इक्वल्स टू 10 आर नॉट. अच्छा, जी ऑफ ई इज इक्वल्स टू जी एम ई बाई आर स्क्वायर. ये तो मैं लिख सकता हूं. अच्छा, इसका जो अर्थ का डेंसिटी अगर रो नॉट है, इसका डेंसिटी रो नॉट बाई 4 दे रखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं जो अर्थ के सरफेस का डेंसिटी है रो नॉट इंटू 4/3 पाई आर नॉट क्यूब by r naught square, that is 4/3g rho naught into r naught. ये हमारे पास आएगा. तो जो g प्लैनेट आएगा उस बात पे ध्यान दो. that will be 4 pi g by 3 rho naught by 4 into 10 r naught. तो पहला जो इंपॉर्टेंट रेशियो है जो हमने निकाल दिए हैं, जीपी बाई जीई विल बी सिंपली इक्वल्स टू 10/4, दैट इज इक्वल्स टू 5/2. पहले ये वाला रेशियो तो हमने निकाल दिए हैं. अच्छा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो हमारा एटमॉस्फेयर का मास है वो भी हमारा डिफरेंट है, तो हाइट जो होगा वो भी तो हमारा डेफिनेटली डिफरेंट होगा. एटमॉस्फेरिक डेंसिटी जो है वो हमारा सेम दे रखा है. अच्छा, नाउ लेट एटमॉस्फेरिक डेंसिटी जो है वो है हमारा रो. ठीक है, नाउ हाइट इज वेरी स्मॉल, तो क्या मैं लिख सकता हूं रो 4/3 पाई आर प्लैनेट प्लस एच प्लैनेट का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई आर प्लैनेट का होल क्यूब. ये मेरा 10 एम नॉट है. ये मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, पहले ये बात समझो. मैं जो हाइट है एटमॉस्फेयर का उसको मैंने एचपी मान लिया, तो बाहर का स्फीयर माइनस जो प्लैनेट है वो वाला स्फीयर, ये वाले को मैं 10 एम नॉट लिख सकता हूं.
तो सिंपल सी बात है 4/3 पाई रो। अच्छा, यहां पर से मैं आरपी क्यूब बाहर निकाल लूंगा तो इस पर मैं बाइनोमियल लगा सकता हूं। तो आरपी क्यूब तो कट होगा, तो मेरे पास बचेगा 3HP इंटू आरपी स्क्वायर। 3HP इंटू आरपी स्क्वायर। अप्लाई द बाइनोमियल। क्या होगा, यहां पे आरपी क्यूब बाहर आएगा तो यहां पर आ जाएगा 3HP बाई आरपी। तो आरपी क्यूब का टर्म कट गया, 3HP आरपी स्क्वायर का टर्म बचेगा। ये हो जाएगा मेरा 10m0। एंड सिमिलरली अर्थ के लिए मैं लिख सकता हूं 4/3 इंटू RE स्क्वायर जो होगा दैट इज m0। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो HP बाई HE RP बाई RE का होल स्क्वायर दैट विल बी 100 दैट इज इक्वल्स टू 10। तो HP बाई HE जो होगा दैट इज नथिंग बट 1/10। अच्छा, डेंसिटी तो हमारा दोनों का सेम है। सो प्लैनेट पे जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा बाय जो अर्थ के सरफेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा दैट विल बी रो G planet into H planet by rho G earth by H earth. Rho is gone. G planet by G earth that is 5/2. H planet by H earth that is equals to 1/10. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो रेशियो हमारा होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4। अच्छा, यहां पर कोई एक चीज और भी पूछ सकता है, वो है जो अगर मान लो अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमारा मर्क्यूरी 75 सेंटीमीटर उठता है तो उस या फिर मान लो 80 सेंटीमीटर उठता है तो प्लैनेट पे कितना उठेगा। ठीक है। अच्छा, अगर अर्थ में हमारा 80 सेंटीमीटर मर्क्यूरी है तो 80 सेंटीमीटर मर्क्यूरी के करस्पॉन्डिंग जो हमारा प्रेशर है ATM का वो प्लैनेट पे 1/4 होगा। यानी उस प्लैनेट पे अगर अर्थ के जी को लेकर काम करता तो इन दैट केस हमारा वो 20 सेंटीमीटर राइज करना चाहिए था। बट उस प्लैनेट का जी क्योंकि 5/2 टाइम्स है तो ये 20 का भी 2/5 ही उसको उठने देगा। बात समझो, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो एनी हाउ हमारा 1/4 है। यानी अर्थ के जी को लेकर अगर मैं काम करता तो उस प्लैनेट पे 20 उठना चाहिए था, अगर अर्थ पे 80 उठता है तो। ठीक है। बट प्लैनेट का जी जो है वो 5/2 टाइम्स है, तो मर्क्यूरी में जब रोजी एच करोगे तो बेसिकली वो तो हमारा 5/2 टाइम्स कम उठने देगा, यानी 20 का भी 2/5 उठेगा। यानी वहां पर जो हमारा राइज होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ओके, तो दोस्तों प्रेशर के रिगार्डिंग चीजें जो है वो हम कर चुके हैं। यूट्यूब प्रॉब्लम्स अब मैं अलग से कराने वाला हूं। बैरोमेट्रिक जो भी प्रिंसिपल्स है वो तुम्हें सारे के सारे जो आइडियल गैस के वीडियो लेक्चर्स है उसमें से पढ़ लेना है। ओके।